आज वही आहूजा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और चर्चा करेंगे हमारे इस जेजी टॉक शो में। आहूजा साहब नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग एवरी टाइम। गुड मॉर्निंग एवरी टाइम धन्यवाद आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, अक्सर सुर्खियों में आप रहते हैं और हेडलाइन बनती है ज्ञानदेव आहूजा के बिगड़े बोल, फिर दिया विवादित बयान। ऐसा क्या सुर्खियों में रहने के लिए आप करते हैं या कोई और कारण है? मेरे उद्गार स्वाभाविक रूप से अंदर मन से निकलते हैं। सुर्खियों पे रहने के लिए तो मेरी मूछें ही काफ़ी हैं जी, क्योंकि मेरी पहचान, मैं बचपन से एक बात कहता आया हूँ। अभी मैं स्कूल कॉलेजों में मेरे जो भाषण होता है उनमें प्रमुख बात कहता हूँ, जग में ऐसा कुछ काम करो आपका नाम हो जाए, या ऐसा नाम करो आपका काम हो जाए। अपनी पहचान कोई तो भी अलग बना के रखो, उस पहचान के मोहताज हम ना हो। अपने आप जहाँ हम पहुँच जाए वो ये पहचान जाए कि ये है ज्ञानदेव आहूजा, वो है ज्ञानदेव आहूजा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम चुनाव में अक्सर आप लड़ते तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हैं, रामगढ़ में चुनाव, लेकिन कहा यह जाता है कि आप मेवों के काम ज़्यादा कराते आए हैं। देखिए, मेवात में हूँ इसलिए मेव या मुसलमान कहते हैं लोग, मैं राष्ट्रवादी हूँ। मैं स्वयंसेवक बना हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1958 में श्री गंगानगर में। हमको सिंध से आने के बाद, मेरा जन्म तो ब्यावर में हुआ, परंतु जमीन अलॉट हुई श्री गंगानगर जी के चक 47F गाँव तहसील कर्णपुर में जी। तो वहाँ में ज़मीन अलॉट हुई थी। वो डिस्पोज करने के बाद हम अलवर आए हैं। तो मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। संघ की योजना से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर हिंदू जागरण मंच, फिर भारतीय मधु संघ, अब राजनीति में हूँ। तो मैं बचपन से स्वाभाविक रूप से माँ बाप के संस्कारों के कारण और संघ के संस्कारों के कारण मैं राष्ट्रवादी हूँ। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को सांगोपांग किया हुआ है और इस परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ, उसमें राष्ट्रवादी हूँ तो स्वाभाविक रूप से लोग मुझे मुसलमान ईसाइयों का खिलाफ मान लेते हैं। मैं हूँ उनके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने, अगर नाम लूँगा तो बुराई नहीं है क्योंकि नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, श्रीमती नपुर शर्मा जो प्रवक्ता थी बीजेपी की जी, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहा। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन न मैंने कभी आज तक मोहम्मद साहब के बारे में कहा, न मैं कभी ईसा मसीह के बारे में कहता हूँ। मैं जैन, बौद्ध, सिख, तीन संप्रदायों को, तीन पंथों को हिंदू समाज का विशेष अंग मानता हूँ। वैसे तो 5009 संप्रदाय हैं, परंतु सिखों को, सिख पंथ को या सिख धर्म हो गया, उसको मानते हुए भी मैं उनमें से निकले निरंकारी, उनमें से निकले राधा स्वामी, उनमें से निकले दंदन सतगुरु, उनमें से निकले और भी कुछ पंथ हैं, मैं उनके भी गुरुओं के बारे में, संतों के बारे में कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि गुरु रामदास रहीम जेल में हैं और बाबा आसाराम बापू जेल में संत, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कहता। कोई 2 दिन संत रहा, 2 दिन मसीहा रहा, 2 दिन पैगंबर रहा, या कोई प्रवक्ता रहा, तो संत श्रेणी में आए हुए लोगों के मैंने कभी विरोध में एक शब्द में नहीं बोला। मैं जब कभी मोहम्मद साहब के बारे में नहीं बोलता तो मैं मुसलमान, आम ईसाई के खिलाफ भी नहीं हूँ, परंतु उनमें अपराधों की जो श्रेणी है, 90% अपराध कर जो हैं, अब मैं मेवात पे आऊँ क्योंकि मैं मेवात में रहता हूँ। मेवात में 11 तरह के अपराध और 90% अपराध करने वाले मेवात के मेरे बंधु हैं। हिंदुओं में भी हैं, 10-15% होंगे। अपराधों की कोई, लोग कहते हैं जाति नहीं होती, मैं कहता हूँ जाति होती है। मैं कहता हूँ, और नेता ढोंग करते हैं कहने में, मैं सीधा कहता हूँ, मैं उस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ। यहाँ मेवात में सबसे पहले गोकशी और गो तस्करी, उसके बाद में सिंथेटिक दूध का जहर और सिंथेटिक दूध से बनने वाला अवैध पनीर और घिया मक्खन, और राजस्थान का
अलवर जिला प्रसिद्ध है, अलवर शहर जिला, जहाँ पंजाबी कलाकंद नाम से कलाकंद बनता है, मावा बनता है जी। वो कलाकंद भी सिंथेटिक बन जाए और पनीर भी सिंथेटिक बन जाए और घी मक्खन भी सिंथेटिक बन जाए तो हमारे आम आदमी के शरीर का क्या होगा, बीमारियों के अलावा नहीं होगा तो क्या होगा। तो गोकशी, गो तस्करी, सिंथेटिक दूध, अवैध खनन और इसके साथ में टटलूबाजी, सोने की ईंटें, सोने की मोहरें जी, और इसके बाद में और अब बड़ी मात्रा में ओएलएक्स पे फ़ोन करके बुलाना, गाड़ियों के नाम पर लूटना और उससे ऊपर उठ करके अब हो गया साइबर क्राइम। साइबर क्राइम 5 तरह के। साइबर क्राइम में एटीएम को लूटना, बैंक को लूटना, मोबाइल पर सट्टेबाजी, मोबाइल पर हनी ट्रैप वगैरह वगैरह और इसके साथ में चोरी डकैती, माने गाय, भैंस, बैल, ऊँट से लेकर के जानवरों की चोरी, भेड़ बकरी तक की और साइकिल से लेकर के ट्रक और ट्रैक्टर, जेसीबी और पॉकलैंड जैसी गाड़ियां भी इस एरिया में चोरी हो जाती है। उसमें बेवाद के हमारे इन बेबंधुओं का, बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे एरिए के सेमला खुर्द, रत्नाकी, दोंगड़ी और कैमासा के एक बार 41 लोग और एक बार 28 लोग बंद हुए। आज वो हैदराबाद में बंद हैं, कलकत्ता में बंद हैं, वर्धमान में बंद हैं, सिकंदराबाद में बंद हैं। ये जो आजकल सट्टेबाजी है और जो साइबर क्राइम है उसमें और बैंकों का लूटना तो आम बात थी कभी। यहाँ बीच में कुछ गोकश तस्करी कम हुई, गोकशी कम हुई। मेरे प्रखर स्टेटमेंट होते थे, लोग इसको बड़ा अदरवाइज लेते थे कि जो गोकशी करेगा वो गो तस्करी करेगा वो यूँ ही मरेगा। तो पत्रकारों ने इसको कुछ ज़्यादा उछाला, इसलिए एक उनके लिए एक नई बात और विवादास्पद स्टेटमेंट है, लेकिन विवादास्पद नहीं है, ये सही बात है। मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल मन से निकला हुआ उद्गार बोलता हूँ। तो इस तरह के जो अपराध है और अब ड्रग सप्लाई, अब एक नया काम उन्होंने पकड़ा साइबर क्राइम के साथ, ड्रग सप्लाई। ड्रग में सभी तरह की और हीरोइन भी, माफिया भी और साथ में ड्रग, इसके साथ में ड्रग में एक दवाई आती है जो खांसी को सिरप कम करता है जी, नाम भी उसका कुछ अच्छा, उसको आगरा से ला करके और जिस पर बैन है टोरेक्स और यहाँ बेचना और ड्रग की सप्लाई। तो इस तरह के 11 के 12 अपराध हो गए। अब ऐसे अपराधों करने वाले ज़्यादातर लोग जो मेवात के लोग हैं और मैं इनके मुल्ला, मौलवी, मौलाना, इमाम और इनके लोगों को कहता हूँ कभी आप अपने समाज को सुधारो, लेकिन ये सुधारने का कोई काम नहीं करते, उल्टा उनको शह देते हैं। मस्जिदों में बलात्कार हो जाए, मदरसों में बलात्कार हो जाए और अपनी बच्चियों के साथ हो जाए। अब बताइए, 3 तलाक का कानून तो माननीय मोदी जी ने ख़त्म किया, वरना 3 तलाक यहाँ आम बात थी, वो कानून तो वो ख़त्म हो गया। एक कानून बन गया अब 3 तलाक का, अगर कहेंगे तो सजा होगी। तो इस तरह के अपराधों के खिलाफ में आपकी नज़र में मदरसों की क्या स्थिति है? मदरसों की क्या स्थिति है आपकी नज़र में? बहुत मदरसे पहले तो पूरी गिनती मेरे पास थी। हमारे एरिए में छोटे बड़े, वैध और अवैध, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड 149 मदरसे थे। अब कुछ बढ़ गए होंगे, कम नहीं होंगे। क्या लगता है कि वहाँ सही तरीके से काम होता है? वहाँ एजुकेशन सिर्फ भारत के विरोध की दी जाती है, पाकिस्तान के समर्थन। हालांकि पाकिस्तान में मुसलमान कितना दुखी है, वहाँ दिवाला निकला हुआ है। वहाँ आटा, हमारे यहाँ अगर आटा 5 रुपये किलो तो वहाँ 45-50 रुपये किलो। इसी प्रकार दूध की सप्लाई, इसी प्रकार का इनके खुद के एग्स, अंडे, मीट, मछली वगैरह वगैरह सब इतना महंगा है कि यहाँ से 5 गुना है। वहाँ मुसलमान दुखी है, नहीं फिर भी पाकिस्तान का समर्थन और अरब ईरान का समर्थन ये इनके जहन में है और मदरसों में यही पढ़ाई जाती है। ये देश विरोधी गतिविधियाँ मदरसों में पाई जाती है। जी, अभी हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अधिकांश में परिवारों के बच्चे हैं जो इस अवैध सारे धंधों में लिप्त हैं। पहले तो सरकार कांग्रेस की थी और आप लोग, ऐसा पुलिस कहती है, कोर्ट कहती है। आप भी समर्थन कर ही रहे हैं उस बात का कि ज़्यादातर ऐसा आप भी महसूस करते हैं। समर्थन पहले था,
समर्थन नहीं करता, मैं इसको सिद्ध करता हूँ। सिद्ध करते हैं आप। पहले तो आप कहते थे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है यहाँ पर इन लोगों को, अब सरकार आपकी है तो क्या उम्मीद? अभी जो रोन में बीफ मंडी पकड़ी गई है जी, वैसे पुलिस तो कह रही है 150 या 200 बीघा ज़मीन पे कब्जा और फसलें हैं, वास्तव में वो जो गिदावड़ा है वो लगभग 3000 वर्ग बीघा ज़मीन का कब्जा है जी, उस पर लगभग कब्जा है। अवैध फसलें हैं, अवैध मकान बने हुए हैं, यहाँ तक कि अवैध मस्जिदें और मदरसे भी बने हुए हैं। तो वो पकड़ी गई है, मैंने नहीं पकड़ी, वो खुद सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पकड़ी। और कांग्रेसी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार में ऐसा हुआ। यह तो पिछले 5 वर्ष में इस रोन में बीफ मंडी में यहाँ का गाय का मांस, जिसको बीफ कहते हैं अंग्रेजी में बीफ तो हर एक को समझ में नहीं आता, आम आदमी को। बीफ मंडी में गाय के मीट की, मटन की सप्लाई, मीट तो बन के बनता है, कच्चे मांस की सप्लाई हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, अलवर ज़िले में, बाकी कहीं कहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश में होती हो। इतनी बड़ी बीफ मंडी कि जब पुलिस ने छापा मारा शिकायतों पर और एक दैनिक अखबार ने इसको उजागर किया तो छापा मारा तो वहाँ गजब हुआ। वो गिदावड़ा ऐसा है जैसे चंबल, कभी मैंने चंबल देखा था, चंबल के बियड़ देखे थे जब मैं धौलपुर में प्रचारक था। धौलपुर में मैं संघ का, राष्ट्रीय संविधान संघ का प्रचारक था, तब मैंने वो बियड़ देखे थे। ऐसे ही बियड़ ये गिदावड़ा है और बिल्कुल अंदर जाकर खड़दे बिल्कुल एकदम। और वहाँ जो खेती है वो अवैध रूप से हो रही है, अवैध रूप से कब्जा, अवैध रूप से, और मकान बने हुए हैं अवैध रूप से, पूरे गांव बसे हुए हैं, और तो और मस्जिद मदरसे बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में ये अवैध धंधा पनपा है, 5 वर्ष में कांग्रेस राज में तो हुआ। क्या अपनी कोई पार्टी के पदाधिकारी या मौजूदा जो पिछले विधायक रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्षेत्र में चुनाव प्रचार में वो भी जाते होंगे, उनको कभी नजर नहीं आया होगा ऐसा मामला, या जानकारी में था या नहीं था, या क्यों नहीं उठाया गया? मैं तो ये तो कहूँगा क्यों नहीं नजर आया होगा, नजर जरूर आया होगा। हो सकता है उन्होंने अनदेखी की हो। जहाँ कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीति और मुस्लिम वोटों की दरकार, हो सकता है हमारे नेताओं को भी इसकी दरकार हो। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रामगढ़ में इस बार पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपके ही भतीजे हैं जय आहूजा, उनको प्रत्याशी बनाया। लोगों का कहना है कि आपने मन से जय आहूजा की मदद नहीं की, और अगर करते तो वो सीट नहीं हारते। और सुखवंत सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो भाजपा के बागी थे, और उनको अगर आप चाहते तो बैठा सकते थे, लेकिन आपने प्रयास मन से मैंने जय आहूजा के मकान में, मैं जयपुर रहता हूँ जी, मुझे अपनी कोई संतान नहीं है, कोई इशू नहीं है। मेरे अच्छा भतीजे हैं, उन्हें सबसे प्रिय है जय आहूजा, जो मेरी लाइन पर सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा है। पिछले 15 वर्ष से विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान से आने वाले शरणार्थियों को यहाँ बसाना, उनको स्टेब्लिश करना, उनको नौकरी लगवाना, उनकी बेटियों की शादी करना, बहुत बड़ा पुण्य का काम वो कर रहा है। अब ये पुण्य का काम कर रहा है और आरएसएस की योजना से, विश्व हिंदू परिषद की योजना से कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको टिकट मिला, मुझे खुशी हुई। विश्व हिंदू परिषद वाले चाहते थे उसको टिकट मिले, इसलिए मैंने भी शहर से भाजपा नेताओं से कह दिया कोई बात नहीं, उसको टिकट मिलता है तो। मैं एक बात बता देता हूँ आपको गांधी जी, मैं किसी से छल नहीं करता, कपट नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी तरह का दिखावा, बनावटीपन, सजावटीपन मेरे में नहीं है। रामचंद्र मानस का संपूर्ण चौपाइयाँ मुझे याद है। रामचंद्र मानस की जड़ चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैं जीवन उस हिसाब से निकालता हूँ, सब जानते हैं मैं कड़वा हूँ, कड़वा बोलते रहता हूँ, हाँ करता हूँ, ना कर देता हूँ, काम नहीं करना मना कर देता हूँ। मैं किसी को चक्कर नहीं करवाता, किसी से झूठ नहीं बोलता, ढोंग करता नहीं, दिखावा करता नहीं, बनावटी और सजावटीपन मेरे में नहीं है। इसलिए ये आरोप 101% गलत है कि जय आहूजा को जितवाने में मैंने मदद नहीं की। और जय आहूजा का मन जानता है
और हमारा परिवार और बाकी सब निकट के लोग जानते हैं। इतना ही कहना काफ़ी है। भारत माता की जय। आप अपने बारे में अभी बता रहे थे कभी छल कपट नहीं करते, अभी जिस तरीके से आप चौपाई भी सुना रहे थे, लेकिन पिछले दिनों एक बयान आपका आया था कि अवैध खनन या 2 नंबर का कोई पैसा हो तो मुझे दे जाओ, मैं धार्मिक कामों में लगाता हूँ। बहुत मज़ेदार बात कही आपने, क्योंकि आपकी बात से ही जोड़ रहा हूँ मैं। अभी आपने कही कि मैं तो बहुत इस बात को लेकर के हमारे कुछ विधायक और कुछ सांसद नाराज हुए जी। मेरा वो स्टेटमेंट नहीं था जो आप कह रहे हैं जी। आप भी बनावटीपन बना करके कह रहे नहीं, हैं। ऐसा ही कुछ मेरा था। स्टेटमेंट ऐसा ही कुछ था कि मतलब बनावटी मत बदलो। नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था मेरा मुझे, ये थोड़ा कहना सा आपकी था, बात के साथ याद मेरा आ यह गया। कहना था, अब भी कहना है, सब नेताओं के पास आता है नंबर 2 का पैसा, मेरे पास भी आता है। मैं उसको देता हूँ मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गौशालाओं में और धार्मिक कामों में और बहन बेटी की शादी में। अगर कोई मुसलमान सरपंच को मैंने पैसा दिया, वो लाया, तो मैंने कहा तुम मस्जिद और मदरसे में लगा दो, और उनसे नहीं लेते आप? मैं उनसे नहीं लेता, मैं उनसे नहीं लेता। हिसाब भी रखते हो इसका? इसका हिसाब कितना, अगर होगा 10-50 करोड़ कितना आया होगा? हिसाब अगर होगा तो भगवान के पास होगा, आपके पास कोई हिसाब नहीं ना है? मैं हिसाब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात सुन लें जी। ये आपने पता नहीं कहाँ से बनावटीपन कह दिया कि मैंने इस स्टेटमेंट लेके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी के पास भी लोग गए, प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी को भी लोगों ने कहा। लोग तो ये कहते हैं कि यही आपके बयान जो थे वो आपके टिकट कटने का कारण भी यही बने थे। अब टिकट कटने का कारण ये बयान वो बयान, मैंने कहा ना, ऐसा है कि मेरे बारे में कोई बोलता है भूतपूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा बोलेंगे। अब भूतपूर्व हैं आप? मैं कहता हूँ मैं भूत नहीं हूँ, न प्रेत हूँ, न पूर्व हूँ, मैं अभूतपूर्व हूँ, क्यों मेरा टिकट कटा, मैं हारा नहीं हूँ जी। हाँ, इसलिए बनावटीपन दिखावटीपन मेरे में नहीं है। सीधी बात करते हैं। चलिए, अब आगामी 2 माह बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपने अलवर से भी दावेदारी की है, अजमेर से भी हमने सुना है आपने दावेदारी की है, हालांकि उसकी मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, चर्चा है। लेकिन बात यह है कि आपकी दावेदारी का आधार क्या है और क्या उम्मीद रखते हैं पार्टी से आप? अलवर अजमेर दोनों ऐ पर हैं। अजमेर में दावेदारी का कारण मेरा जन्म स्थान ब्यावर है जी। ब्यावर अजमेर ज़िले में, हालांकि अब ब्यावर अब अलग जिला हुआ है। मैं अजमेर ज़िले में ब्यावर में जन्म लिया, इसलिए वहाँ दावेदारी है। और अलवर ज़िले का मेरी दावेदारी ये है कि अलवर मैं घर भी अलवर और जवाई भी अलवर, मेरे ससुराल भी अलवर में है, मेरा घर में घर भी खैरसल अलवर लोकसभा में है, इसलिए अलवर की दावेदारी है। दोनों तरफ दावेदारी की है। एक बात सुन लें, मैंने केंद्र के 7 नेताओं को पत्र लिखा है, पत्र नहीं लिखा, मेल किया है, मेरे पीए ने मेल किया है। मेल में कुल 4 बातें लिखी है। न मैंने बायोडाटा भेजा है, न मैंने प्रार्थना पत्र भेजा है। कोई प्रार्थना पत्र नहीं, कोई बायोडाटा नहीं। बाकी नेता लंबा चौड़ा बायोडाटा पेश करते हैं, प्रार्थना पत्र भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मैं मिलने भी नहीं गया। इस संबंध में मैं न जयपुर न अजमेर के जिले के नेताओं से लेकर प्रांतीय नेताओं, केंद्रीय नेताओं से किसी इस संबंध में मिलने नहीं गया। मेरा दावा सीधा है। पहला वाक़या है मेरा जन्म 1/10/50 रिकॉर्ड में है। मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ। दूसरा वाक़या, शारीरिक रूप से सक्षम हूँ, चुनाव लड़ने की स्थिति में हूँ, चुनाव लड़ सकता हूँ। तीसरा, टिकट मिलता है तो ही चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और टिकट मिलता है तो मैं जीत करके पार्टी की झोली में यह सीट लाऊंगा। ये तीसरी बात। चौथी बात जो सबसे दमदार है, जुगल जी गांधी साहब, हमारे अलवर ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सुप्रसिद्ध पत्रकार महोदय, तीसरी बात यह है, चौथी बात यह है कि दोनों जगह सर्वे करवाया जाए, अलवर ज़िले में भी, अजमेर ज़िले में भी। सर्वे में अगर मेरा नंबर 1 और 2 पर आता हो तो मुझे टिकट दें, और नहीं तो नहीं दें। आप किसी अन्य को टिकट देंगे, मुझे खुशी होगी, मैं उसका भी काम करूँगा। कमल के फूल का मैंने तब विरोध नहीं किया जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा। 3 नेता, डॉक्टर जसवंत यादव वर्तमान विधायक हैं, डॉक्टर रोहतास शर्मा और स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी मेरे चुनाव में रामगढ़ में विरोध भी करते थे, कैंडिडेट भी खड़े करते थे मेरे खिलाफ पैसा दे करके। फिर भी मैंने वहाँ उनके तीनों चुनाव में कमल के फूल का विरोध नहीं किया। और मैं लगातार और अपनी जगह चुनाव लड़ता था। उनको वहाँ
कमल के फूल जितवाने के लिए सेव करता था। इसलिए पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा। मैं टिकट मिला तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिला तो जिसको मिला उसका मदद करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ मैंने कहा एक जाति विशेष का मतलब यादव समाज से है। मैं यादव समाज भी विरोधी नहीं हूँ। यादव समाज के वोट हैं 3 लाख, लोग कहते हैं 3.5 लाख है, 40 मान लिया 3.5 लाख है। टोटल वोट है 20 लाख। 17 लाख 16.5 17 लाख वोट। बाकी सारे हिंदू समाज के 2 लाख वोट मेव समाज के हैं। हिंदुत्व के लिए मैं लड़ता हूँ, गोरक्षा के लिए लड़ता हूँ, तो लोग मेरे लिए, मेरी बात पे, मेरी इस खरी बात पे मेरे ऊपर फिदा हैं। और मैं सीधे सीधे कहूँ कि भावुक नहीं है, भावुक नहीं, सही माने में मेरे ऊपर लोग जान न्यौछावर करना चाहते हैं। कहीं मेरे ऊपर मुसीबत आती है, मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पैसा मेरे पास नहीं है। पहला चुनाव मैंने लड़ा तब भी पैसा नहीं था विधानसभा का, अब भी पैसा नहीं है, पर जनता पैसा लगाएगी और मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। जीत करके निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत करके लाऊंगा और पार्टी की झोली में डालूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुक्रिया साहब। ये थे अपने बेबाक बोल के अंदाज में पहचाने जाने वाले ज्ञानदेव आहूजा जी। आज भी उसी अंदाज में, उसी शैली में उन्होंने हमसे यहाँ अपने जेजी शो टॉक शो में बात की। अच्छा लगा ज्ञानदेव आहूजा साहब हमारे स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद आपको, हमारे वरिष्ठ संपादक संवाददाता सम्मान्य जुगल जी गांधी। बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आना, आपने मुझे पूरा अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पर यह बात तय है कि मेरे जीवन में बनावटीपन, सजावटीपन, दिखावटीपन नहीं है। जो कुछ सामने हूँ वो अंदर हूँ, जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ जी। तो अगले हमारे फिर इसी तरह के प्रोग्राम में, जेजी टॉक शो में फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसी शख्सियत के साथ। नमस्कार।